अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 से है वो चैप्टर नंबर 20 से है और वो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। सो कंपोजिशन में सबसे पहले क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ number 1 DNA, number 2 proteins, and number 3 small amount of RNA। क्योंकि जो इसके अंदर RNA बनता है तो इस वजह से कुछ अमाउंट RNA की भी इसके अंदर मौजूद होती है। इस वजह से इसमें तीन चीज़ें होती हैं, DNA, प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ RNA। DNA की अगर हम परसेंटेजेस के लिहाज से बात करें तो देयर आर 40% DNA एंड 60% आर प्रोटीन्स एंड 1 और 2% में भी प्लस माइनस इसके अंदर जो है वो RNA भी मौजूद होता है। सो दीज आर दी थ्री मेन कंपोनेंट्स दैट मेक अप वन क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद क्या होता है, अब ये अगर हम अंदाजा करें DNA की अमाउंट का तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे अमाउंट ऑफ DNA। अमाउंट ऑफ DNA या लेंथ ऑफ DNA या अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम इससे अंदाज़ा करें कि अगर हम ये जो हमारा DNA मॉलिक्यूल है ये अनब्रोकनली पैरेलल मौजूद होता है ऑन क्रोमोसोम इंटायर लेंथ, यानी कि पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जो DNA का मॉलिक्यूल है वो इंटायरली रन करता है। अगर हम क्रोमोसोम को ड्रॉ भी करके देखते हैं तो उसमें डेफिनेटली ये जो DNA है वो पूरे क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। जहां जहां क्रोमोसोम की लेंथ होगी उस पूरी लेंथ में DNA जरूर होगा। सो अगर हम एक DNA की बात करें इन ह्यूमन बीइंग तो एक DNA के अंदर, एक क्रोमोसोम की बात करें तो उसके अंदर 140 मिलियन और 1.4 10⁻⁸ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि एडेनिन, गानिन, साइटोसिन पर क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जो कि एक क्रोमोसोम को बनाती हैं। इससे अंदाजा करें कि हमारे अंदर जो DNA की अमाउंट है वो कितनी ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम ये क्रोमोसोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को देखें, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से आगे कैरी करें, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर मौजूद है वो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हम एक क्रोमोसोम के न्यूक्लियोटाइड्स को सपोज कर लें कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है, जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो एक वर्ड है, यानी कि एक लफ्ज है, और एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड है और ऐसे वर्ड हों 500 वर्ड्स पर पेज पे। एक पेज पे कितने वर्ड हों? 500 वर्ड्स पर पेज हों। और इस किस्म के पेज वाली बुक हम बनाएं, ऐसे पेजेस कितने हों? एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड है और ऐसे एक पेज पे कितने वर्ड हों? 500। तो अंदाजा लगाएं कि इतने पेजेस पे कितने पेजेस हों? 1000 पेजेस। हर पेज पे 500 वर्ड्स यानी कि 500 न्यूक्लियोटाइड्स और इतने पेजेस कितने हो? 1000। और उसकी हम एक बुक बना लें, यानी कि एक बुक उसकी बना लें, तो हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया की ऑलमोस्ट 200 बुक्स, 280 प्रिंटेड बुक्स हम इंफॉर्मेशन की बना सकते हैं। इट मीन कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो 280 बुक्स की होती हैं और उसमें कितने पेजेस हो? 1000। और ये एक क्रोमोसोम की बात है। इट मीन अगर आपको 46 क्रोमोसोम की बात करें तो 4280 को मल्टीप्लाई कर दें 246 के साथ, उतनी बुक्स हम प्रिंट करवा सकते हैं।
ये जस्ट आइडिया है कि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन डीएनए की लेंथ कितनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। उसके बाद अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें, लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें तो जो लेंथ है, इफ वी स्ट्रेच वन क्रोमोसोम, तो पर क्रोमोसोम को लाइन अप करें, एक क्रोमोसोम की जो लेंथ है, वन क्रोमोसोम की जो लेंथ है, इफ वी लाइन अप वी गेट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम और लेंथ ऑफ डीएनए, जो एक्चुअली यहां पे लेंथ देने क्रोमोसोम की, एक क्रोमोसोम की, तो वो जो लेंथ हमारे पास आएगी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। इट मीन कि अगर आपको 46 क्रोमोसोम का पूछ लिया जाता है, 46 क्रोमोसोम की लेंथ कितनी होगी, तो 46 5 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 46 को, तो आंसर आता है 230 सेंटीमीटर। दो राउंड अबाउट होता है 2 मीटर के। ओके, ये हमारे पास 2 मीटर डीएनए होता है पर न्यूक्लियस। ये एक सेल के अंदर 40 क्रोमोसोम है, कीप इन माइंड, नॉट इन कंप्लीट बॉडी। पूरी बॉडी में 46 नहीं है। सो अंदाजा करें कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेल भी नजर नहीं आता, न्यूक्लियस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसके बावजूद हमारे एक न्यूक्लियस में इतनी ज्यादा अमाउंट स्टोर है, इतनी ज्यादा लेंथ, खुद सेल माइक्रोस्कोपिक भी नजर नहीं आता उसके पूरे पार्ट्स, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जाके नजर आते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी लेंथ है कि एक सेल के अंदर 5 सेंटीमीटर है। सो वो क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस हैपन, ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी चीज इतने स्मॉलेस्ट सेल में कैसे फिट आ सकती है। सो नेक्स्ट, हाउ दे आर पैक्ड, नेक्स्ट इज दैट हाउ दे आर दे पैक्ड। दिस इज नेचुरल मार्वलस, यानी कि कुदरत का एक मोजज़ा है। और हाउ दे आर पैक्ड, क्वेश्चन ये है हमारा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पैक्ड किस तरह है। हमने इस चीज पे फोकस करना है। ये तमाम इंफॉर्मेशन बताने का पर्पस ये है कि इसमें इतनी लेंथ है, इतनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इतने इसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। सो अंदाजा करें, वो आपको बताना ये चाह रहा है कि इतनी छोटे से न्यूक्लियस में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर है। सो अब हम इसकी देखते हैं पैकेजिंग, कैसे पैक्ड है, उसके लिए हम इसको ड्रॉ करेंगे। सो उसके बाद हम देखते हैं इसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग में हम पहले क्रोमोसोम को देखेंगे डुप्लीकेटेड फॉर्म में। एक्चुअली क्रोमोसोम दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, डिपेंड करता है वो डिवीजन स्टेज पे है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के साथ ये और ये एक क्रोमैटिड्स और ये दूसरा क्रोमैटिड। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है डुप्लीकेटेड फॉर्म में, दिस इज वन क्रोमोसोम। और कीप इन माइंड ये हमारे पास डुप्लीकेटेड फॉर्म है, पर एक भी बनाए तब भी सही है, दिस इज डुप्लीकेटेड फॉर्म। ये हमारे पास क्रोमोसोम है। अगर हम इसका ये वाला पार्ट पैकेजिंग देख रहे हैं, ये जब उस वक्त जब हमें नजर आ रहा है, अगर हम इसको आगे कैरी करें तो हमें ये फील होता है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होगी। ये स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिवीजन हमें नजर आती है वो ऐसे, इनके आप पहले बेशक उसको ऐसे क्वाइल कर लें ताकि वो आपको ड्रॉ करने में आसानी रहे। ये ऐसे क्वाइल्ड है, तो इसकी क्वाइलिंग में देखें ऐसे, ओके यानी कि ये हमारे पास जो इसमें डीएनए और प्रोटीन है वो आपको इनिशियल लेवल पे, जब आप उसको ज्यादा मैग्निफिकेशन पे नहीं देख रहे तो उसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड सुपर क्वाइलिंग। इसको हम क्या बोलते होते हैं, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर क्वाइल। ये हमारे पास सुपर क्वाइलिंग है, यानी कि ये पार्ट लिया तो उसमें ये जो फोल्डिंग थी इंफॉर्मेशन, जो इसके अंदर ऐसे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, उसमें फर्दर कौन सी चीज मौजूद थी, क्वाइलिंग थी। इसके अंदर क्योंकि हमें क्वाइलिंग फॉर्म में नजर आएगा
तो इसकी अगर हम क्वाइलिंग को माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देखें तो उसमें फर्दर क्वाइलिंग होगी, जिसको हम नाम देंगे सुपर क्वाइल। इन द नेक्स्ट फेज जब आप इसको भी आगे कैरी करें, अगर हम इसके किसी पार्ट को आगे मूव करके देखें, क्वाइलिंग को फर्दर हम देखें, तो उसमें एक सेंट्रल प्रोटीन होती है ऐसे, दिस इज सेंट्रल प्रोटीन्स, और उस प्रोटीन के अंदर भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ये यानी कि इतने से पार्ट में जो क्वाइल था उसमें भी आपको क्या नजर आएंगी, फर्दर क्वाइलिंग। ऐसे क्वाइलिंग के अंदर भी आपको क्या नजर आएंगी, ये, ठीक है। दिस इज क्वाइलिंग विद इन क्वाइलिंग, सो दिस इज क्वाइलिंग विद इन सुपर क्वाइलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज क्वाइलिंग विद इन सुपर क्वाइलिंग। ये सुपर क्वाइलिंग के अंदर फिर क्वाइलिंग है, विद इन सुपर क्वाइलिंग। ये सुपर क्वाइल के अंदर फिर क्वाइलिंग, उसको बोलते हैं क्वाइलिंग विद इन सुपर क्वाइलिंग। उसके बाद अगर हम इसको भी नेक्स्ट देखें, मैग्नीफाई करने के बाद इस स्ट्रक्चर को अगर हम फर्दर मैग्नीफाई करके देखें तो हमें फर्दर इसमें भी जो स्ट्रक्चर नजर आती है मैग्नीफिकेशन के बाद, इसको भी अगर हम मैग्नीफाई करें इसके किसी भी पार्ट को, तो उसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे नजर आएगी। यानी कि स्ट्रक्चर है, उसको देखें तो वो हमें कैसे नजर आएगी, ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा, और उसमें भी कौन सी चीज मौजूद होगी, ऐसे क्वाइलिंग। यानी कि सुपर क्वाइल के अंदर क्वाइलिंग हुई, और उस क्वाइलिंग को फिर हमने देखा तो उसके अंदर फर्दर क्वाइलिंग थी। इस स्टेज पे जब ये पहुंचता है तो तब हम उसको बोलते होते हैं क्रोमैटिन। ओके, दिस इज क्रोमैटिन, दिस इज कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, दिस इज कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन जो हमें नजर आता है। अगर हम इसको भी फर्दर मैग्नीफाई करके देखें अंडर माइक्रोस्कोप तो हमें ये पता लगता है ऑलमोस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद जो हमारा डीएनए है वो एक प्रोटीन के गिर्द रैप करता है। अब हमें जो स्ट्रक्चर नजर आएगी वो कुछ ऐसे नजर आएगी, दीज आर दी प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है, और ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद आता है। न्यूक्लियोटाइड रैप होती है ना, ये प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। वह प्रोटीन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव। डीएनए में फॉस्फेट OH ग्रुप होता है, इस वजह से वो नेगेटिव चार्ज रखता है। इसमें क्यों, इन प्रोटीन्स को नाम देते हैं हिस्टोन। ये 8 प्रोटीन्स होती हैं, 8। ये जो आपको रिंग नजर आ रहा है इसमें 8 है, लेकिन वो आप में इतनी डिटेल में नहीं बुक में, तो इसमें 8 स्ट्रक्चर इसमें है, 8 हिस्टोन इसमें है, 8 इसमें है। इस एक पार्ट को हिस्टोन कहते हैं। इसमें एक हिस्टोन के सब यूनिट्स हैं। तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज डीएनए आता है, यहां पर जो डीएनए है उन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वो एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स आफ्टर वो इन प्रोटीन्स के गिर्द रैप करता है। क्या करता है वो, इन प्रोटीन्स के गिर्द रैप करता है, और इन पे मूव करता हुआ वो जो हमारा डीएनए है वो आगे फर्दर निकल जाता है। ठीक है, एवरी आफ्टर 200 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आती है जो 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद, यानी कि पीछे से ये बिल्कुल फ्लैट आ रहा होता है डीएनए, दिस इज डीएनए। और जो सेंटर में मैंने प्रोटीन बनाई है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, वो ऐसे रिट्रैक्ट होता है। ये जो प्रोटीन है दे एक्ट एज ए मैग्नेट, और मैग्नेट की वजह से ये क्वाइलिंग होती है और उसमें फर्दर पैकिंग हो जाती है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिविटी की वजह से इसको हम बोलते होते हैं न्यूक्लियोसोम। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। उसके बाद आपके बुक में यहां तक ही पैकेजिंग बताई गई है, बट हम फर्दर इसको एक लेवल पे और कर लेते हैं। पेपर में आप यहां तक ड्रॉ कर दें, दैट्स इनफ। उसके बाद अगर हम देखें इतने पार्ट को अगर हम मैग्नीफाई फर्दर करके देखें तो दिस डीएनए इज नॉट अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट नहीं है। इसमें भी क्या होता है, दिस डीएनए इज फर्दर क्वाइल्ड। ये डीएनए फर्दर क्या हुआ होता है,
कॉइल्ड होता है, सिर्फ डीएनए में निकाल रहा हूं। दिस इज ओनली डीएनए, इसको अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली डीएनए। प्रोटीन भी मैंने निकाल दिया। अब इस डीएनए का जो कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है, जो कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है जो एक करैक्टर को कंट्रोल करता है, लेट्स सपोज यहां से यहां तक की है, ये स्पेसिफिक पोर्शन है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। ये हमारे पास जो है वो एक कोई पार्ट था डीएनए का जो मैंने सेपरेट कर लिया। इट दिस पार्ट, द स्पेसिफिक पार्ट दैट कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन ट्रेट, उस पार्ट को हम डीएनए को हम क्या बोल देते होते हैं, जीन। ओके, दिस इज आवर जीन। और इस जीन को अगर हम फर्दर मैग्नीफाई करें तो दिस जीन विल बी मेड अप ऑफ, हर जीन में जो कंपोनेंट्स होता है जो जीन को बनाता है उसको हम क्या बोलते होते हैं, इन टेक्निकल टर्म उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटर्म, जिसके 3 यूनिट्स हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप, एंड नंबर 3 इज जो तीसरा कंपोनेंट है वो पेंटोज शुगर। दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड आता है जिसमें ये 3 चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके जीन, जीन मिलके डीएनए, डीएनए और प्रोटीन का कोट हिस्टोन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम मिलके क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मिलके दिस स्ट्रक्चर, उसके बाद सुपर क्वाइलिंग, और लास्ट पे सुपर क्वाइलिंग की वजह से हमें कौन सी चीज नजर आती है, फुल क्रोमोसोम एट मेटाफेज। ये मेटाफेज पे सबसे ब्रीवियस होता है। तो आपकी बुक में यहां तक है, आप इसको सिर्फ यहां तक ही फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के मुतालिक है। उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, उसके मुतालिक क्वेश्चन आता है। तो जो हेट्रोक्रोमैटिन है और इनका अगर हम डिफरेंस देखें, एक चीज ये पॉजिटिव क्यों है, ये मैंने स्किप किया है, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ 2 अमाइनो एसिड जो बेसिक नेचर के हैं, एक आर्जिनिन एक लाइसिन, उनके ऊपर बेसिक अमाइनो एसिड है, वो बहुत ज्यादा होते हैं हिस्टोन में, इस वजह से इस प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, अदरवाइज नेगेटिव होता है। अच्छा जी, हेट्रोक्रोमैटिन डीएनए का वो पार्ट है जो हमेशा कंडेंस्ड रहता है। क्या रहता है दिस, वो क्रोमैटिन जो किस फॉर्म में रहता है, ऑलवेज कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मीन ये कॉइलिंग उसकी ओपन नहीं होती, ठीक है, ऑलवेज रिमेन इन कंडेंस्ड फॉर्म। सो जब ओपनिंग नहीं होनी तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, उसी को हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इनके जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते, इनके नेवर जीन एक्सप्रेस्ड, इनके जो जीन है वो कभी भी एक्सप्रेस्ड नहीं होते, ये ऑल द टाइम, ये ऑलवेज कंडेंस्ड रहते हैं, ओपन होते ही नहीं है। इनके जो दूसरा क्रोमैटिन है, यू क्रोमैटिन, यू मीन ट्रू, क्रोमैटिन मीन ट्रू क्रोमैटिन, ये सिर्फ कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड ओनली सेल डिवीजन में, क्योंकि वो क्रोमोसोम ने मूव करना होता है ना स्पिंडल फाइबर के ऊपर, तो अगर खुले खुले रहेंगे तो अरेंज ही नहीं हो सकेंगे स्पिंडल फाइबर पे, इसलिए कंडेंस्ड होते हैं, मोटे होते हैं, इस फॉर्म में जाता है ये। लेकिन बाकी ऑलवेज सिर्फ सेल डिवीजन में कंडेंस्ड होता है, नॉट ऑलवेज कंडेंस्ड, नॉट रिमेन कंडेंस्ड ऑल द टाइम। ओके, हर दफा ऑल द टाइम कंडेंस नहीं होता है। ओपन कॉन्फ़िगरेशन, ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन में जाता नहीं है, ये जाता है, इसलिए इसके जो जीन है एक्सप्रेस्ड करते हैं। जीन क्या होते हैं इसके, जीन एक्सप्रेस्ड। ओके, अभी तक की जो ये रिसर्च है वो न्यूक्लियोसोम तक की है जो ज्यादातर जाती है। तो ये हमारे पास जो कंपोजिशन वाला टॉपिक है कि डीएनए की क्या कंपोजिशन है क्रोमोसोम की और उसकी वो अपने ड्रॉ किस तरह करना है, ये आपका टॉपिक कवर हो गया। इन द वेरी नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 20। अल्लाह हाफिज़।